तो डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट वाटर इंट्रूजन की जब बात करते हैं तो ये है जी कि सी वाटर का जो है जमीनी एक्वीफर जो है जमीन के ऊपर लैंड के ऊपर जो कि फ्रेश वाटर एक्वीफर्स होते हैं उसकी ओर ये जो क्या है सी वाटर का जो मूवमेंट होता है माइग्रेशन होता है उसको दिखाता है। और उसके लिए जो इन्फ्लुएंस फैक्टर जो है बेसिकली वो क्यों इसका माइग्रेशन हो रहा है क्योंकि हमें जो क्या है कि जमीन के ऊपर जो एक्वीफर है उसका हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। यानी कि डिमांड जो है वो ज्यादा है बनिस्पत के रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल। तो जब ये होता है तो उसको हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते कहते हैं। एक्सप्लॉइटेशन भी होता है अंडर एक्सप्लॉइटेशन भी होता है। जब डिमांड कम है और रिसोर्स ज्यादा है तो वो अंडर एक्सप्लॉइटेशन कहलाता है। जब डिमांड और द रिसोर्स बराबर है तो वो एक्सप्लॉइटेशन रहता है जिसे बैलेंस्ड एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। और जब है जो डिमांड ज्यादा रिसोर्सेज कम है तो उसको हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। तो ये तीन एक कैटेगरीज है। तो अंडर एक्सप्लॉइटेशन होता है तो भी प्रॉब्लम होता है जैसे कि आप है जो क्या है सूरत है माही है इधर तो माही का जो इरिगेशन कमांड एरिया है कैनाल इरिगेशन होता है। या फिर है जो क्या है सूरत में काकरा पार का तापी का जो कमांड एरिया है नर्मदा का तो अभी जस्ट शुरू हुआ है तो प्रॉब्लम इतना नहीं लेकिन उन एरिया में क्या है क्योंकि ये ग्रेविटी फ्लो में कैनाल से पानी आता है तो खेडूत लोग है जो ग्राउंड वाटर काम में नहीं लेते हैं। तो क्या होगा आप इरिगेशन कर रहे हैं फ्लड इरिगेशन उसका रिचार्ज होता है मानसून के टाइम में रिचार्ज होता है। तो ग्राउंड वाटर का लेवल तो ऊपर बढ़ता जाता है आप उसको काम में नहीं ले रहे हैं। और एज रिजल्ट क्या होता है जब ग्राउंड वाटर का लेवल ऊपर बढ़ता है तो उसमें जो सॉल्ट्स होते हैं वो भी है जो क्या उनका जमाव जो है वो सरफेस पे सॉइल के पास हो जाता है। तो उसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग वो एक अलग समस्या है। उसमें भी सॉइल सैलिनिटी होती है क्योंकि सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन साथ में ऊपर माइग्रेशन होता है आयनिक माइग्रेशन। तो उसके कारण से जो क्या है सॉइल में आ जाते हैं सारे के सारे सॉल्ट्स। तो वो सॉइल सैलिनिटी है जो क्या है कि वो वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम्स होता है। जबकि ये सॉइल ये सैलिनिटी है वो सी वाटर के इंट्रूजन से होता है। तो ये अलग चीज है एक जो अंडर एक्सप्लोइटेशन और ओवर एक्सप्लोइटेशन के दो अलग अलग फिनोमिना है। तो हम अभी ओवर एक्सप्लोइटेशन की बात कर रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर लीडिंग टू लोअरिंग ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ फ्रेश हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मैं बोला कोई भी पानी का है जो क्या है कि जब वो ग्रेविटी और स्लोप की तरफ मूव करता है तो उसका अपना एक प्रेशर रहता है। और वो उसको हमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहाँ जा अप्लाई होता है नीचे जो सैलाइन वाटर है उसके ऊपर। तो जितना पानी का है जो क्या है कि आपकी पौड़ाई होगी एक्वीफर के अंदर जितना वॉल्यूम होगा उतना ही उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा। पर जब आप ओवर एक्सप्लोइटेशन करके उसमें से पानी एक्वीफर में से निकालते हैं यूज करते हैं तो वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम होने लगता है। और कम होते होते वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंचता है कि दरिया के पानी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जो क्या है कि वो ज्यादा हो जाता है उससे कारण से जो क्या है वो एक्वीफर में घुस जाता है। तो ये एक रस्साकसी जैसा मामला है आपस में युद्ध चलता है नीचे। और जब उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि फ्रेश वाटर एक्वीफर अभी कमजोर हो गया है तो ये अंदर अपना है जो क्या है घुस मार देता है। सो सेलिनाइजेशन जो हम बोलते हैं एक्वीफर का जो सेलिनाइजेशन है वो बाय एंड लार्ज जो क्या है कि एंथ्रोपोजन की एक्टिविटीज से होता है। मैं ये नहीं बोलता है कि नेचुरल सी वाटर इंट्रूजन नहीं होता है नेचुरल प्रोसेस में भी होता है लेकिन वो काफी रेस्ट्रिक्टेड छोटे एरिया में होता है। और उसके लिए आपको है कि टिपिकल है जो क्या है कि जियोलॉजिकल कंडीशंस का होना जरूरी होता है। जैसे अगर लाइमस्टोन है कोस्टल एरिया में तो उसमें कैविटीज बनती है गुफाएं बनती है सब सरफेस तो उसके कारण से जो क्या है कि वहां पॉसिबिलिटी होता है कि दरिया का पानी अंदर घुस जाए। बाकी नेचुरल प्रोसेस में काफी कम एरिया ऐसे हैं जहाँ पर है जो क्या है कि ये सी वाटर इंट्रूजन का प्रॉब्लम है। ज्यादातर जो है 90% से ऊपर जो प्रॉब्लम है वो सब है जो एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन के कारण से ओवर एक्सप्लोइटेशन ग्राउंड कोस्टल ट्रैक्ट्स बीइंग कैरेक्टराइज्ड बाय फर्टाइल। से मैं ऑलरेडी आपसे बात किया है कि कोस्टल एरिया में सॉइल फर्टाइल होती है और पोरोसिटी परमेबिलिटी अच्छी होती है। रिवर्स जो है वो सारी है जो कि ड्रेनेज वो भी बह करके दरिया की तरफ आती है तो ऊपर से जो
वाटर रिसोर्सेज है सरफेस के, ग्राउंड वाटर का मूवमेंट भी देने की तरफ लेता है, तो वो है। तो कोस्टल एरिया में हमेशा पानी प्रचुर मात्रा में मिलता है, सॉइल फर्टाइल है, इसलिए एग्रीकल्चर काफी अच्छा होता है। और जब है जो कि ये नेचुरल रिसोर्स ऐसा है, सॉइल एंड वाटर जहाँ प्रचुर होगा वहां पर आपको मालूम पड़ेगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी भी हमेशा ज्यादा हो। तो आइडियल हैबिटेट फॉर सिविलाइजेशन आपने देखा होगा, या अभी है जैसे कि हम बात करते हैं रिवर वैली सिविलाइजेशन, बात करते हैं आर्कियोलॉजी में होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, आपके यहाँ पर है जो क्या है कि धोलावीरा हो गया, कुरन हो गया, तो सब जगह आपको मालूम पड़ेगा यहाँ कहाँ कहाँ सिविलाइजेशन है। वो मतलब है जो क्या उन एरिया में है जो क्या है कि काफी पानी की है जो क्या है कि श्योरिटी थी कि ड्रिंकिंग वाटर की, तो उसके कारण से इंडस वैली तो मेनली वी नो दैट कि जैसे थार डिजर्ट से सरस्वती रिवर जो थी वहां पर, तो वहां पर काली बंगाल, पीली बंगाल, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंपोर्टेंट सिविलाइजेशन की साइट्स है। तो ह्यूमन हमेशा अपना कंफर्ट देखता है, हमेशा कंफर्ट मेनली होता है किसके ऊपर की भी है जो क्या है कि पानी और जमीन, ये जब वो पानी मिलता है तो लोग बात आइडल हैबिटेशन साइट बोलते हैं। तो सिविलाइजेशन, पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, कंसंट्रेशन का बढ़ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि पोर्ट वगैरह भी उसमें दरिया के कांठे के ऊपर ही होते हैं, तो सारा आपका कॉमर्स एंड ट्रेड जो है जो सी से होता है, वो पोर्ट के कारण से तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। जैसे आप मुंद्रा का आप ले लीजिए, पिछले 20 साल में आप देखिए, पहले एक छोटी फिशिंग जेटी हुआ करती थी, वहां आज है इतना बड़ा पोर्ट है, उसके साथ में आप देखेंगे उसके साथ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। तो ये सब मिला करके अल्टीमेटली क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वो इंडस्ट्री को चलाने के लिए मैन पावर की जरूरत पड़ती है, तो लार्ज स्केल माइग्रेशन होता है। तो सम टोटल एक टाइम ऐसा आता है जब ये आपको मालूम है कि कंटिन्यूअसली जो क्या है कि वाटर की डिमांड बढ़ती जाती है, तो सबको जो क्या फ्रेश ग्राउंड वाटर अच्छी क्वालिटी का पानी चाहिए। और एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जब डिमांड ज्यादा बढ़ती है और रिसोर्सेज कम होता है, तो वाटर रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है, और एज ए रिजल्ट है जो क्या है उसमें सी वाटर का इंक्लूजन हो जाता है। इन एडिशन रिलेटिव सी लेवल राइज ऑफ 0.5 मीटर पर सेंचुरी विल इंटेंसिफाई द सेलिनाइजेशन प्रोसेस इन ऑल लो लाइंग एरियाज। हम जो क्या है ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं आजकल, और बहुत कुछ आता है आजकल, जैसे आईपीसीसी हर साल है जो क्या है कि इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो हर साल एक रिपोर्ट निकालती है, एनुअल रिपोर्ट, और वो पूरे वर्ल्ड का सीनियर होता है कहाँ क्या पोजीशन है, ग्लेशियर्स की क्या पोजीशन है, कितना स्नो मेल्ट हो रहा है, कितना पानी जा रहा है, कितना पोल्यूशन हो रहा है, और एज ए रिजल्ट है जो पृथ्वी का टेम्परेचर में क्या बदलाव। तो जब अगर पृथ्वी का जैसे कि अभी है कि हमारा है जो क्या पिछले है जो क्या अगर आप देखो 200-250 साल के डेटा देखो, एवरेज जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 1 डिग्री बढ़ गया पिछले 2000 के 1980 से लेकर के अभी के डेटा में, खास करके आप देखेंगे तो समर जो जरा ज्यादा सीवियर होती है। तो ये जो राइज इन टेम्परेचर होता है, तो जब टेम्परेचर राइज होता है तो इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो ध्रुवीय क्षेत्र में और ग्लेशियर्स पे पड़ता है। तो काफी ग्लेशियर्स जो है या आइस जो है एंटार्क्टिका के अंदर है या आर्कटिक रीजन में, वो मेल्ट होकर के जो क्या है कि दरिया का पार्ट बनती है। जब इतना ह्यूज वॉल्यूम पानी मेल्ट होता है तो डेफिनेटली दरिया की सपाटी जो है उसमें बदलाव आ रहा है। तो जो वैज्ञानिकों ने जो अब तक है जो क्या है कि जांच किया या देखा, उससे एस्टेब्लिश हुआ कि हर साल जो है जो दरिया का जो लेवल है 0.5 मिलीमीटर से जो कि 10 मिलीमीटर बढ़ रहा है। तो आप इमेजिन कीजिए अगर 0.5 मीटर बढ़ गया, या अलग अलग सीनेरियो है, 1 मीटर भी है, 1.5 मीटर भी है। हमारे इंडिया में भी जब राजीव गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर, तो उस समय में जो कि मुझे याद है 1991-92 में, तब ये जो क्या एक बड़ा है जो क्या है कि प्रोजेक्ट हुआ था, सी लेवल चेंजेस, सी लेवल राइज, और उसका इम्पैक्ट इंडिया की कोस्टल एरिया में क्या होने वाला है। तो अगर 0.5 मीटर भी है जो क्या एक सेंचुरी में बढ़ता है, तो उसके कारण से जो क्या है कि काफी कोस्टल एरिया जो है वो इसके प्रभाव में आएंगे। उसके कारण से जो क्या है कि कोस्टल रीजन में सी वाटर इंट्रूजन का है जो क्या है कि जो समस्या है वो काफी टाइम के साथ में प्रोग्रेसिवली काफी सीवियर होने वाली है। तो हमको हमारे जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, और उसका प्रबंधन जो है हमेशा प्रॉपर वे में, साइंटिफिक वे में और टेक्नोलॉजिकल इनपुट के साथ में करने की आवश्यकता है। जो कुएं जो दरिया कांटा के विस्तार में है
उसमें इंट्रूजन का जरा ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। मैंने आपको बोला कि है जी क्या है कि एनुअल माइग्रेशन होता है सी वाटर का बहुत सारे एरिया में। तो जैसे ये मेरा खुद का ऑब्जर्व किया हुआ है कि पीपा वाव ले लो आप, साइड में है जी क्या है कि तलाजा ले लो। तो ये तलाजा पीपा वाव ये जो सारे एरिया जहाँ पे काफी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो वहां पर हम लोगों ने वेल्स देखे और जो खेडूत से इंफॉर्मेशन लिया उसके बाद में, क्योंकि साल में 3-4 बार हमने सैंपलिंग किया है, तो हमें मालूम पड़ा कि ये कुओं के अंदर जो क्या है एनुअल चेंज होती है कि जब ये समर जो होता है, जब पीक डिमांड होती है तो सब लोग पानी उसको एक्सप्लोइटेशन करते हैं। तो वाटर टेबल है जो क्या है कि नीचे जाता है, काफी लोअर होता है फास्ट रेट से। और एज ए रिजल्ट वो जो फ्रेश वाटर हुआ करता था, तो इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने में जो कि वो कुओं का जो पानी है या जो एक्वीफर जो है वो सेलाइन हो जाता था। फिर जब जून में बारिश आती तो जून जुलाई के बाद में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आप देखेंगे काफी पानी की क्वालिटी में सुधार हो जाता है, क्योंकि वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फ्रेश वाटर का जो है जैसे ही बढ़ता था तो दरिया का पानी पुश करके वो दरिया में वापस भेज देता था, और पानी में तो जो कुएं का जो पानी है वो अच्छा हो जाता। तो ये एनुअल चेंजेस होती है एक। फिर जब है जो कि आप उसको ये बैलेंस देगा होगा, लेकिन जब आप ओवर एक्सप्लोइटेशन की तरफ जाएंगे तो ये चीज वापस कभी रिटर्न नहीं होती। एक बार अंदर एंटर हो गया तो वो एंटर होता ही जाएगा, और है जो क्या है को पूरे को कंटेमिनेट कर देगा। तो ग्राउंड वाटर की सप्लाई जो है वो उस हिसाब से जो क्या अफेक्टेड रहती है। परसेंट एडिशन ऑफ saline sea water to the fresh groundwater may contaminate the groundwater supplies, making them unfit for drink। यानी कि आपका टोटल वॉल्यूम जो भी है पानी का जितना, उसमें अगर आप 2% भी दरिया का पानी अंदर आ जाए तो वो पानी है जो कि ड्रिंकिंग वाटर के हिसाब से फिट नहीं है। उससे कंटेमिनेशन इतना हो जाता है, क्योंकि इतने सारे सॉल्ट्स कंसंट्रेशन में होते हैं कि वो क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं आपको नमक का पानी दो तो आप पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते, क्योंकि टॉलरेंस नहीं है, हमारी बॉडी की टॉलरेंस उस लेवल की नहीं है। आप पियेंगे तो इमीडिएटली वॉमिट हो जाएगी, नेचुरल सिस्टम है कि भाई जो अनफिट है हमारे लिए बॉडी विल नॉट एक्सेप्ट, फेंक देगा बाहर। तो बोलते हैं कि यार अब लेकिन क्या सर्टन लेवल के, हाँ मोड़ा पानी जिसको बोलते हैं कि एकदम स्वीट तो नहीं, जैसे मिनरल वाटर जैसा स्वीट तो नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा ऐसा लगता है फीका फीका है, तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो वही चीज है कि अगर जो क्या सी वाटर इंट्रूजन का प्रभाव अगर ले और उसके वॉल्यूम में एक्वीफर के वॉल्यूम अगर 2% भी उसमें ऐड हो जाए तो दैट वाटर इज नॉट फिट फॉर द कंजम्पशन पर्पस। सो उसके लिए जो क्या है कि अगर हम उसको मिनिमाइज करना है तो उसको हमको मैनेज करना पड़ेगा प्रॉपर वे में, ये फिनोमिना को, ये प्रोसेस जो इसको। तो उसके लिए कई सारे जो क्या है कि मेजर्स है बेसिकली, जो कि जिसको हम बोलते हैं सी वाटर इंट्रूजन मैनेजमेंट बेसिकली उनको एक्वीफर्स में। तो ये जो है, तो उसमें हम इसमें भी इंट्रूजन की भी कई तरह की वो है कैटेगरीज है। तो ब्रीफली हम उसके बारे में बात करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें आप बहुत सारे टेक्निकल या कुछ को साइंस का बैकग्राउंड नहीं है इतना कि अननेसेसरी इसमें आपको बोरियत हो। तो ये आप देखेंगे इसके अंदर है जो क्या है कि क्या दिया हुआ है, एक जमीन से सेक्शन बनाया हुआ है लैंड सरफेस, और लैंड के नीचे दिया है वाटर टेबल। यानी कि वाटर टेबल के ऊपर जो है ये लैंड है जिसको जोन ऑफ एरेशन कहते हैं हम लोग। आपने पढ़ा होगा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर सिस्टम में जोन ऑफ एरेशन। और ये वाटर टेबल से नीचे है जो इसको हम जोन ऑफ सेचुरेशन बोलते हैं, और ये एक्वीफर जिसको बोलते हैं बेसिकली। और ये सीजनली ये चेंज होता रहता है। अगर ये जो क्या है कि हम है जो क्या है कि अप्रैल मई तक आए तो मालूम पड़ा कि इसका लेवल नीचे चलेगा, कई बार कोस्टल एरिया में इससे भी नीचे जा सकता है। और जैसे जैसे मानसून के बाद में रिचार्ज होता है तो इसकी लेवल है जो वापस ऊपर बढ़ती है ऊपर जाती है, ऐसा डिपेंड करता है। और इसका जो बहाव जो है, क्योंकि स्लोप जो है वो दरिया की तरफ है, ग्रेविटी का फोर्स भी साथ में लगता है, तो ये जो रिजल्ट है जो क्या है कि पानी का जो बहाव है, दरिया की ओर होता है। अभी ये जो क्या है कि ये जो फ्रेश वाटर है, आप देखेंगे मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल से ऊपर वाटर टेबल से लेके बीच, यानी कि वाटर टेबल की हाइट जो है दरिया के जो लेवल है मीन सी लेवल जो है उससे वाटर टेबल की हाइट कितनी है बोलते हैं ना, अल्टीट्यूड जिस
अगर ये जो क्या है कि ये वाटर टेबल की डेप्थ यहाँ पर जो है मैं बोलूँ कि 10 मीटर है, तो मीन सी लेवल से कितना होगा? तो हमको क्या दो चीज चाहिए। एक, इस जगह की मीन सी लेवल से हाइट कितनी है। तो मीन सी लेवल की हाइट अगर लेने सपोज के 15 मीटर है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये जो क्या है कि ये जो वाटर टेबल की मीन सी लेवल से जो हाइट है वो कितना है, 5। अभी हम नीचे से इसकी हाइट की बात कर रहे हैं। ऊपर से 0 0 सरफेस से करेंगे तो वो उसकी डेप्थ है, वो हाइट नहीं है, डेप्थ है। हम हाइट की बात करते हैं वाटर टेबल की, तो मीन सी लेवल से जो वो कितना है। तो ये मालूम करने के लिए आपके पास दो चीज होनी चाहिए कि ये कितनी डेप्थ है, और जहां से आप मेजर करें उस पॉइंट की मीन सी लेवल से हाइट कितना है, तो उसको आप निकालेंगे तो वो अल्टीट्यूड आ जाएगा वाटर टेबल का, तो जिसको हम एच बोलते हैं। तो वाटर टेबल से लेकर के मीन सी लेवल के बीच का जो एरिया है, ये इसको हम एच एड्रेस करते हैं। ये एच इसलिए एड्रेस करते हैं क्योंकि हमारे को इसको एच के मालूम करना है कि ये जो इंटरफेस है दरिया के पानी का जो लेवल है सॉल्ट वाटर का और फ्रेश वाटर के बीच की जो बाउंड्री है, ये हमारे इस जगह से कितनी गहराई के ऊपर है, जिसको हम जेड के नाम से देते हैं। इसको डिनोट करते हैं जेड के हिसाब से। ये देखिए, तो इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं। एक तो ये है कि तो डेंसिटी जो है रो एफ, एफ इज फॉर फ्रेश वाटर, और रो एस, एस इज फॉर सेलाइन वाटर। यानी कि डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड डेंसिटी ऑफ सेलाइन वाटर। सो सेलाइन वाटर से आपने डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर को निकाल दिया इनटू हाइट। ये एच की बात हो रही है कि इसकी हाइट कितना है, हम उसकी बात करते हैं कि सी लेवल से कितना हाइट है। तो उसका अल्टीट्यूड जो है वाटर टेबल का मीन सी लेवल से कितना है इनटू एच। अगर एच के इसको हम एच के सॉल्व करें, तो ये जो जेड जो है इसकी बात कर रहे हैं, इंटरफेस। हमको मालूम करना है कि इंटरफेस कितना है। तो जेड जो है वो 40 टाइम ऑफ एच एफ है। यानी कि एच मतलब फ्रेश वाटर की हाइट की बात कर रहे हैं यहाँ, 40 टाइम्स। अगर ये जो क्या है कि ये मान लो कि 2 मीटर है दरिया के मीन सी लेवल से 2 मीटर का हाइट है इसका, तो 40 टाइम्स मीन्स 80 मीटर की डेप्थ पे है जो क्या है ये इंटरफेस मिलेगा। तो ये है जो कि एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि जिस किसी को इसमें इसका जो प्रबंधन करना है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितनी डेप्थ के ऊपर इंटरफेस है, और अगर इसको हमको ये जो क्या है कि इसके प्रभाव को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये जो स्टडी है वो दो है जो क्या है कि यूरोपियन हाइड्रोलॉजिस्ट थे, गाइबन एंड हर्जबर्ग, उन लोगों ने इक्वेशन दिया था कि जो भी है जो क्या है कि फ्रेश वाटर का जो हाइट जो है हमारे इसमें मीन सी लेवल से ऊपर में, उसका 40 गुना है जो क्या नीचे है जो क्या इंटरफेस मिलता है। तो ये है जो क्या है कि सी वाटर इंट्रूजन और उसका जो डेप्थ जो है इंटरफेस का, उसके बारे में जो कि मूल्यांकन अगर हमको करना होती है, इसके लिए हमको ये 3 पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। एक तो सी लेवल से जो जमीनी जहाँ से हम मेजरमेंट ले रहे हैं उसकी हाइट कितना है, दूसरा यहाँ से जो कि है कि वाटर टेबल की डेप्थ कितनी है, तो तीसरा पैरामीटर हमको मिल जाता है, वो होता है एच। और एच के साथ में आप है जो कि 40 कर लो, क्योंकि डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है लेकिन क्या है कि बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे 1 and 1.022 समथिंग ऐसा ही कुछ है जो कि फ्रेश एंड सेलाइन वाटर की इसमें है जो कि है कि डेंसिटी में फर्क है। सो वो नेग्लिजिबल है। सो अल्टीमेटली इट कम्स टू 40 टाइम्स ऑफ एच एफ, ये जो फ्रेश वाटर। अभी आप इंटरफेस जो है आप देखेंगे कि एक या दो है जो क्या है कि कार्टून्स बनाए हुए हैं। जो ऊपर वाला है वो एक आइडियल कार्टून है जिसके अंदर जो आप देखेंगे कि वो एक ग्राउंड वाटर का फ्लो है, और उसके बाद में है जो क्या है कि इंटरफेस जो बता रखा है उसमें आप देखेंगे फ्रेश वाटर का फ्लो इंटरफेस की तरफ है, सी वाटर का फ्लो फ्रेश वाटर की तरफ है। और इसमें फंडामेंटल डिफरेंस है कि इस पहले ऊपर के ब्लॉक डायग्राम में कोई कुआं नहीं है,
यानी कि हम कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहे हैं। जबकि नीचे के ब्लॉक डायग्राम में आप आएंगे तो यहाँ एक वेल है, वो वेल से हम पंपिंग कर रहे हैं। और जब हम पंपिंग करते हैं तो क्या होगा कि एक स्टेज आएगी जब धीरे धीरे है जो क्या है कि इसमें इंटरफेस के थ्रू यहाँ से जो क्या है सैलाइन वाटर अंदर है जो क्या जाएगा, क्योंकि ये है जो क्या है कि जब हम पंपिंग करते हैं तो फ्रेश वाटर में पानी जो है, पानी का फ्लो वेल की तरफ रहता है। और जब वेल की तरफ रहता है तो वेल से दूर जो है वाटर टेबल की डेप्थ जो है वो कम होती है। जैसे जैसे हम कुएं की तरफ आते हैं उसकी डेप्थ बढ़ती जाती है, तो वो एक कोन बनाता है जिसको हम के कोन ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। वो कोन की हालत इस ढंग की बनावट होती है। तो ये देखिए इसके अंदर जो क्या है कि डिप्रेशन बन गया, तो फ्लो जो है चारों ओर से कुएं की तरफ दिखता है। और एक स्टेज आती है धीरे धीरे, जैसे जैसे इसका जो क्या है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फ्रेश ग्राउंड वाटर का कम होता जाता है, वैसे वैसे सी वाटर का है जो क्या है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होने से इसका मूवमेंट है जो क्या है कि वेल की तरफ होता है। एक स्टेज आती है जब है जो क्या है कि ये सी वाटर पंपिंग वेल में घुस जाता है और आपको है जो क्या है कि जो पानी जो ऊपर मिलता है वो सलाइन वाटर होता है। अभी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इंटरफेस की शेप चेंज करने में, है जो क्या है कि काफी है जो क्या है कि इनका वो रहता है। जैसे कि आप देखेंगे कि ये है एक कंडीशन है, आइडियल कंडीशन, कि कोई इंटरवेंशन से पहले जो है कि क्या था। तो ये आपकी है जो क्या है कि पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस जिसको कि वाटर टेबल बोलते हैं, ये सी लेवल है। और इसके बाद में जो कि ये आपका फ्रेश वाटर एक्वीफर सिस्टम है पूरा का पूरा। और ये ओशन से कोस्टल एरिया में सी वाटर का है जो कि एक्वीफर इतना इंट्रूजन। अभी ये जो क्या है कि यहाँ है जो क्या है कि आपका एक पंपिंग वेल है जिसमें जो पंपिंग करने पे कोन ऑफ डिप्रेशन जनरेट होता है, पानी का मूवमेंट होगा। तो जैसे जैसे जो क्या है हम पानी इसको ऊपर निकालेंगे तो इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो कम होगा। और कम होने के कारण से ये जो इंट्रूजन का जो वेग है सी वाटर का, वो प्रोग्रेसिवली यहाँ से अगर आप देखें तो धीरे धीरे है जो क्या है कि इसका है जो क्या है कि विकास होता है, इसकी वृद्धि होती है। और दूसरा, क्योंकि पंपिंग होने के कारण से जो क्या अर्लियर जब पंप नहीं था तो ग्राउंड वाटर का फ्लो दरिया की तरफ था और दरिया के पानी का फ्लो जमीन की तरफ था। लेकिन जैसे हम पंपिंग करते हैं, पंप आ गया या वेल डाला, तो उसके बाद में क्या होगा कि दरिया के पानी का जो फ्लो डायरेक्शन है और जो ग्राउंड वाटर का फ्लो डायरेक्शन है ये एक ही डायरेक्शन। इसके कारण से इसमें जो क्या सी वाटर का जो वेग जो है उसका इंट्रूजन की वृद्धि धीरे धीरे होने लगती है। और इसी तरह से है जो क्या है कि अगर आप एक की जगह दो वेल लगा दो जिसमें है जो क्या है कि आप देखेंगे क्या आउटफ्लो एंड इनफ्लो, ये आउटफ्लो का केस था। अभी हमने आउटफ्लो थे इसके साथ में इनफ्लो यानी रिचार्ज कर रहे हैं कि हम बाहर से पानी लाकर इसको रिचार्ज करेंगे, क्या होगा जब इसमें रिचार्ज हमने चालू किया तो क्या होगा देखिए आप, चेंजेस हुई। तो ये इंटरफेस यहाँ से जैसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा तो इसकी इंटरफेस की शेप में बदलाव आने लगता है और धीरे 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 ये वापस से जगह अपनी ओरिजिनल स्टेज में चला जाता है। यानी कि अगर हमको इस प्रॉब्लम का की समस्या जो है इसका हल निकालना है या उसका प्रबंधन करना है तो बेस्ट चीज है कि साइंटिफिकली है जो क्या है कि उसको है जो क्या है कहाँ पर आप रिचार्ज करें, कहाँ पर है जो क्या है विड्रॉल करें, पंपिंग वेल हो। तो एक साइंटिफिकली डिजाइन पैरामीटर के हिसाब से जो क्या है अगर हम उसको करें विकास, तो इस प्रॉब्लम से जो क्या है कि हमको थोड़ा छुटकारा मिल सकता है। अभी ओवर पंपिंग जब होता है तो देखिए ये अगर तीन कार्टून है कि फिगर वन में ये चार वेल है, चार ग्राउंड वाटर सिस्टम है जो कि एक आइडियल हिस्टोरिक कंडीशन लेवल्स एबो इक्विलिब्रियम लेवल, नो वेल्स एंड नो सी वाटर। इसके अंदर किसी के अंदर भी ये जो सी वाटर का प्रभाव नहीं है, ठीक है। फिर है जो क्या है कि एक्सप्लोइटेशन बढ़ता है। एक्सप्लोइटेशन बढ़ने के कारण से जो क्या है कि आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसके है जो क्या है कि इसका है जो क्या है वेज में
इस केस में सी वाटर के वेज में चेंजेस आती है। और एक स्टेज आता है जिसके अंदर है जी कि आप देखेंगे कि ये जो दरिया के पास की प्रोक्सिमिटी की जो दो वेल हैं वो दोनों सेलाइन हो गए। और जो सी वाटर का जो इंट्रूजन है वो इंटरफेस है जो प्रोग्रेसिवली है जो क्या है अभी तीसरे वेल की तरफ जा रहा है। तो वो टाइम के हिसाब से है जो क्या सी वाटर इंट्रूजन का पंपिंग से क्या इम्पेक्ट होता है, ओवर पंपिंग बेसिकली। अगर आप बैलेंस पंपिंग करेंगे तो हो सकता है कि आप उसको जो क्या है कि इसका है जो मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जो क्या है कि आप ओवर पंपिंग करेंगे तो सर्टेनली वी आर इनवाइटिंग प्रॉब्लम सी वाटर इंट्रूजन। चलिए, ये जो सी वाटर इंट्रूजन के जो हम बात कर रहे थे उसमें हमने चर्चा की थी कि ये जो इंटरफेस जो है बेसिकली इसमें काफी शार्प दिखाया है जो एक्चुअली होता नहीं है बेसिकली। इसीलिए जो क्या है कि हम ये जो जोन ऑफ डिफ्यूजन कैरेक्टराइज करते हैं यानी कि मिक्स जोन, एकदम सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर के बीच में एक मिक्स जोन आता है, वो उसको हम जोन ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी सिचुएशन एग्रेवेट होती है ये जोन ऑफ डिफ्यूजन खत्म हो जाता है और आप जो क्या शार्प इंटरफेस जो क्या इसका डेवलप होता है। दूसरा कार्टून में अगर आप देखेंगे तो पंपिंग किया तो एक कोन ऑफ डिप्रेशन जनरेट हुआ जिसमें पानी का मूवमेंट दोनों ओर से होता है। और धीरे धीरे जब है जो क्या है कि एक स्टेज आती है कि आपका है जो क्या ये जो इंटरफेस है वो ग्रेजुअली पंपिंग के इफेक्ट में आकर के इसको है जो क्या है कि कोन ऑफ एसोसिएशन बनाता है अपोजिट टू कोन ऑफ डिप्रेशन। देखिए आप इसके अपोजिट में ये है। तो ये है जो क्या है कि इससे कारण से जो क्या है कि आपका जो सी वाटर जो है वो डायरेक्टली अंदर बाद में आ जाता है। उसके कारण से जो क्या है कि आप मान लीजिए फ्रेश वाटर का पॉकेट वो डिटेच हो जाता है अल्टीमेटली मेन कोस्टल जो फ्रेश वाटर एक्वीफर उसके कारण से। तो ये कई बार है जो क्या है कि ये ट्रांजिशन जोन का जो डेवलपमेंट होता है वो एक टाइम सीजनल चेंजेस जो है वाटर टेबल की उससे होता है। कई बार जो हाई टाइड और लो टाइड आती है तो हाई टाइड के टाइम में जो क्या है कि पानी का जो मूवमेंट है दरिया के पानी का वो लैंड की तरफ रहता है। और नदी के थ्रू है, नदी के मुहाने से काफी ह्यूज वॉल्यूम में जो क्या है सी वाटर अंदर अश्वरी में एंटर होता है। और उसके कारण से उसका जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है टेम्पररी उसका बढ़ने के कारण से जो क्या है कि ये आपका है जो कि जोन ऑफ डिफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ये अगेन है जी क्या है कि वही है। हाँ बेसिकली ये से पार्ट ऑफ कि आपको है जी कि एक समझना है कि इसका इसके ऊपर इस प्रॉब्लम के ऊपर कोई इंटरवेंशन लेना है। तो वो इंटरवेंशन के लिए है जी कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक किस रेट से हम वेल को पंप करते हैं। और इस रेट से अगर हम पंप करेंगे तो ये जो क्या है सी वाटर का जो अपकोनिंग जो हो रहा है जिसमें ये बताया टाइम के साथ में अपकोनिंग हो रहा है तो ये सब ऑब्जर्वेशन है फील्ड में पंपिंग करके। तो आप पंपिंग करते हैं और साथ में सैंपलिंग भी करते हैं टाइम टू टाइम। तो उससे आपको मालूम पड़ता है कि इस रेट से अगर सपोज में जो लूँ कि 1,000 लीटर पर मिनट जो है 1,000 लीटर एलपीएम की रेट से मैं पंपिंग कर रहा हूँ ये क्यूब इसको हम पंपिंग कर रहे हैं। तो उसके कारण से जो क्या है कि कितना ड्रॉ डाउन होगा। और ड्रॉ डाउन होने के साथ में है जो क्या है कि जो अपकोनिंग अगर होता है तो हम जो सैंपलिंग कलेक्ट कर रहे हैं तो सैंपल में है जो क्या है टीडीएस का प्रमाण बढ़ेगा धीरे धीरे। तो एक टाइम के ऊपर है जो क्या है कि किस ढंग से अपकोनिंग हुआ है और कब वो जाकर के हुआ तो ये है जो क्या है कि आप एक पंप टेस्ट करके उससे जो कि आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और एक इस पंप टेस्ट के लिए जो क्या है कि ये आपको और भी ऑब्जर्वेशन चाहिए तो आपको यहाँ ऑब्जर्वेशन वेल्स का होना जरूरी है ताकि ये जो कि आप ये चीजें अलग अलग डेप्थ के ऊपर ताकि क्या है आप ये इसको मॉनिटर कर सके कि इसका है जो क्या नेचर क्या है। इसके नेचर को डिफाइन करने के लिए कौन के नेचर को डिफाइन करने के लिए आपको साइड में ऑब्जर्वेशन वेल्स होना जरूरी है। सो ये बेसिकली है जी क्या है कि सी वाटर इंट्रूजन की जो प्रॉब्लम्स है उसके प्रबंधन के लिए है जी क्या है आपको जब समझना है तो
ये आपको देखना पड़ेगा कि क्रिटिकल राइज जो है कहाँ से कहाँ के बीच में और कितने टाइम के ऊपर होता है। तो ये निकालने के लिए आपको जो क्या फील्ड में इस ढंग के पंपिंग टेस्ट करने पड़ते हैं। अब वही चीज है साथ में, ये जो वेल है पंपिंग कॉजेज दी वाटर टेबल डाउन, ये हम चर्चा कर रहे थे जब हमें जो क्या है कि ये रिचार्ज होता है, ये वाटर टेबल था। अभी जब हमने पंप है जो स्टार्ट किया तो फ्रेश वाटर का मूवमेंट वेल की तरफ रहता है, कोन ऑफ डिप्रेशन बनाता है। और ये जो क्या है कि ये जो चेंजेस हुई यहाँ से लेकर के इतना, ये जो है ड्रॉ डाउन है, किस रेट पे ड्रॉ डाउन हो रहा है वो हम हमेशा है जो क्या है कि वाटर लेवल मेजर करते हैं टाइम के हिसाब से कि इस रेट से हमने पंप चलाया, इसका डिस्चार्ज ये है। और है ये क्या है कि जीरो, फिर पंप चलाने के 1 मिनट बाद में, 2 मिनट बाद में, 5 मिनट बाद में, 10 मिनट बाद में इसका लेवल में क्या चेंजेस आ रहा है। तो वो है जो क्या है आपको ये जो ये आइडिया देता है कि ड्रॉडाउन का रेट क्या है, कैसे है जो ड्रॉडाउन का पैटर्न है। और ये उसी हिसाब से जो क्या है जब आप पंपिंग करते जाते हैं तो उसका है जो क्या है जो इंटरफेस जो है वो भी धीरे धीरे है जो क्या है कि एडवांस होता है, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है फ्रेश वाटर एक्वीफर का वो कम हो जाता है। तो ये एक्सटेंसिव पंपिंग नहीं है, तो ये उसके पहले का है। और जब हमें जो बहुत ज्यादा है जो क्या है कि हायर उसके ऊपर डिस्चार्ज के ऊपर पंपिंग करते हैं, 1000 की जगह मान लो है जो क्या है कि पोटेंशियल इसका हम 2500 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी निकाल रहे हैं। तो उसके कारण से जो क्या है कि धीरे धीरे एक स्टेज आती है कि ये है जो क्या है आपको इधर से निकल जाता है। तो इंटरफेस से जो क्या है कि एक्सटेंसिव पंपिंग होने के कारण से, तो या एक वेल हो सकता है, ग्रुप ऑफ वेल्स हो सकते हैं, क्योंकि कोस्टल वेल जैसे हमने बात किया कि 9 वेल्स और 9 वाटर विड्रॉल स्ट्रक्चर्स पर स्क्वायर किलोमीटर होते हैं, कहीं पे इससे ज्यादा भी होते हैं, तो वो एवरेज की बात थी। तो वो अब जब लार्ज स्केल में अब है जो क्या पंपिंग करेंगे, उसके कारण से जो क्या सी वाटर इंट्रूजन का पूरा जो क्या वनरेबिलिटी एक्वीफर्स में रहता है। ये आयरन सेटअप है, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल अबाउट दैट, पर ये हमने एक बात किया था कि वो जो पॉन्ड विलेज में जो पॉन्ड्स होते हैं, तो पॉन्ड में है जो क्या है कि जब हम बात करते हैं तो ये जो क्या है कि वो एक ग्राउंड वाटर माउंट का माउंट बनाता है। सामने पहले पॉन्ड के स्ट्रक्चर में देखा था कि जैसे से ग्राउंड वाटर में रिचार्ज होता है तो सी वाटर का वेट जैसे इसमें बताया हुआ है, आप देखेंगे ये इंटरफेस का, तो उसमें भी यही है। तो ये एक आयरन का एग्जांपल है जिसमें जो क्या है कि रिचार्ज होने के कारण से ग्राउंड वाटर सिस्टम में जो क्या है इसमें एडिशन होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है। और क्योंकि अल्टीट्यूड इज डिक्लाइनिंग लाइक दिस, तो उसके हिसाब से उसी प्रभाव में रिचार्ज से जो क्या है इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो मैक्सिमम है जो क्या है कि यहाँ सेंटर में होता है, क्योंकि यहाँ थिकनेस ऑफ वाटर कॉलम ज्यादा है। प्रोग्रेसिवली जब हम दोनों साइड्स में आइलैंड पे जाते हैं तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जो क्या है कि कम होता है, डिक्लाइन होता है धीरे धीरे। इसी कारण से जी क्या है कि ये पूरा का पूरा एक ग्राउंड वाटर का माउंट बन जाता है, फ्रेश वाटर का। तो ये आइलैंड सेटअप जो होगा वो हो, या आप जो पॉन्ड का जो स्ट्रक्चर लेते हैं उसमें जो क्या सिमिलर पैटर्न मिलता है कि ग्राउंड वाटर माउंट मिलता है। और उसमें जो क्या है जो सी वाटर का जो इंट्रूजन है वो आपको है जो क्या है कि कॉनकेव शेप में नजर आता है। और इसमें भी वही है, प्रिंसिपल रिमेन सेम। आप यहाँ से जो कि पानी लेंगे तो आपको नहीं होगा, और उसमें है जो क्या है कि ये हो सकता है कि पार्ट ऑफ फ्रेश वाटर इज डिटेच्ड और यू कैन हैव द डेवलपमेंट ऑफ सी वाटर इंट्रूजन एंड वेज फ्रेश वाटर के रिजीम में अपने आप। सी वाटर के जो इंट्रूजन उसके प्रभाव को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसका क्या इंटरवेंशन हो सकते हैं, एक ब्रीफ है जो कि हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि इसका टाइम कांस्टेंट एक चीज रहता है, दूसरा कुछ चीजें जो है वो आपके स्कोप में भी नहीं आती है। सो ये टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है वही हम बात कर रहे हैं। सो ये जो प्रॉब्लम इसका निदान जो है, क्योंकि ये ओवर एक्सप्लोइटेशन से होती है, तो अगर हमें जो कि ग्राउंड वाटर का एक्सप्लोइटेशन जो है उसको हम कंट्रोल करें तो डेफिनेटली है जो कि इसका प्रभाव है जो कि सी वाटर की जो इंट्रूजन की जो प्रॉब्लम है इसको हम कम कर सकते हैं। तो
उसके लिए आपको क्या है कि प्रॉपर डिजाइन, जैसे मैंने बोला कि हम जो ग्रुप इरिगेशन की बात में करता था, GWRDC करवाती है कि एक ही ट्यूबवेल है और आसपास में है, जो क्या है कि वो खेडूत भी अपना वेल रख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। उसी एक वेल से जो कि मान लो है जो कि आप 50 हेक्टेयर या 100 हेक्टेयर की लैंड को है जो कि आप इरिगेशन में आ रहे हैं, पार्टिसिपेटरी इरिगेशन होता है वो। तो आपको इस प्रॉब्लम से लेके तो साइंटिफिकली प्रॉपरली डिजाइन स्पेसिफिक कि वेल, एक वेल से दूसरा वेल जियोलॉजिकल कंडीशन, हाइड्रोजियोलॉजी के हिसाब से कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, उसके हिसाब से अगर हो तो हम जो क्या ये एक्सप्लोइटेशन जो है पानी का, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ओवर एक्सप्लोइटेशन से उसको जो कि बैलेंस एक्सप्लोइटेशन की स्टेज में ला सकते हैं। दूसरा, हम जो कि ग्राउंड वाटर सिस्टम को रिचार्ज कराएं। अब रिचार्ज करना मतलब ये जी कि एक चीज होती है कि हमें जो हमारे रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, तो हमें जो कि ग्राउंड वाटर का स्टोरेज करते हैं, 25,000 है, 30,000 है, डिपेंडिंग आपकी कैपेसिटी, आप कितना और आपका जो रूफ एरिया उसके हिसाब से कितना पानी आप मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। तो 25 से 30,000 का एक फैमिली के लिए एनुअल डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो जाती है उसके। लेकिन जब हम इतने लार्ज स्केल पे कोस्टल एरिया की बात करते हैं, तो उसके रिचार्जिंग के कई अलग अलग तरीके होते हैं, क्योंकि उसमें लार्ज एक्सपेंडिचर होता है। फिर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, उसके बाद में उसका एग्जीक्यूशन करना है, उसके बाद में उसकी मॉनिटरिंग करना है। तो एक टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस होते हैं इसके अंदर। तो जो मेथड्स जो है रिचार्ज के, इसको एजुकेट करने के, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के, तो मॉडिफिकेशन ऑफ पंपिंग पैटर्न एक दूसरा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जैसा हमने पिछले अपकोनिंग का जो देखा था कि पंपिंग पैटर्न ये किस स्टेज में आकर के है, जो क्या है कि ये सी वाटर वेल में इंट्रोड्यूस होता है। तो वो आपको है जो क्या है कि उसको चेक करने के लिए आपको मेन चीज क्या है कि किस रेट से आप पानी विड्रॉ कर रहे हैं। तो या तो उसका है जो क्या है कि जो डिस्चार्ज है आप उसको कम करो, और है जो क्या है कि उसका ज्यादा टाइम तक आप पानी उसमें से निकाल सकते हैं। और सेफ फील्ड जो है कितने आवश्यक, तो हर वेल की है जो कि कैपेसिटी है कि इस रेट से इसको डिस्चार्ज करने का, और इतने टाइम ही पंपिंग करना है, ताकि क्या है कि वाटर टेबल उस क्रिटिकल लेवल तक नहीं पहुंचे किसी वाटर अंदर। तो ये होता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ पंपिंग पैटर्न, जिसमें आप है जो कि फील्ड बेस्ड स्टडी करके एस्टेब्लिश करते हैं कि इस रेट के डिस्चार्ज से इतने टाइम तक अगर आप पंप चलाओगे तो आपको है जो कि आप सेफ कंडीशन में हो, और अगर इससे ज्यादा आप जाओगे तो आपका कंडीशन जो है क्रिटिकल हो सकता है, सो फार द ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन इज कंसर्न। इंड्यूसिंग आर्टिफिशियल रिचार्ज, आप कई तरीके से आर्टिफिशियल रिचार्ज कर सकते हो, उससे कई सारे मेथड्स हैं। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। सो आर्टिफिशियल रिचार्ज, जहाँ भी पानी वो रन ऑफ होता है बेसिकली, और अगर है जो कि आप कुछ ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दे तो पानी वहाँ इकट्ठा होगा। और अगर है जो क्या है कि ग्राउंड की कंडीशन है जो पोरस एंड परमेबल है, तो वो पानी है जो के अंदर जाकर के ग्राउंड वाटर सिस्टम स्टोर होगा। और जब वो स्टोर होता है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है फ्रेश वाटर एक्विफर का, उसको आप इंक्रीज कर, आपने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज कर दिया, आपने जो क्या पंपिंग पैटर्न मॉडिफिकेशन कर दिया, तो इससे आपको क्या होगा, सम टोटल है जो क्या है कि काफी एक्सटेंट तक आप उसके सी वाटर के इंट्रूजन के प्रभाव को चेक कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। तीसरा है इंस्टॉलेशन ऑफ सब सरफेस इम्परमेबल बैरियर। ये जैसे ये भी अगर है जो क्या है कि आर्टिफिशियल रिचार्ज उसी का एक मेथड होता है, जिसमें हम है जो कि सब सरफेस डैम बोलते हैं पॉपुलरली। तो रिवर रिवर बेड के अंदर है जो कि आप अंदर है जो कि एक्सकेवेट करके ट्रेंच, उसमें है जो कि इम्परमेबल मटेरियल डाल दो, तो जो सैंड होती है नदी में भरी हुई, तो वो काफी पोरस परमेबल होती है, तो उसमें पानी भरा रहता है, तो वो धीरे धीरे अंदर है जो रिचार्ज होता है। तो उसी कारण से जो क्या है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आप बढ़ा सकते हैं फ्रेश वाटर का। डेवलपिंग एन एक्सट्रैक्शन वेरिएंट एंड द पंपिंग ट्रफ, ये आगे है जी के इसके डायग्रामेटिक स्केच है, वो हम उसको देखते हैं। डेवलपिंग एन इंजेक्शन बैरियर एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉप पैटर्न सिंपल चीज है कि आप है जो कि अगर शेरडी या गन्ने की खेती करते हैं, शुगर केन की, तो उसमें पानी ज्यादा चाहिए। राइस की खेती करते हैं तो उसमें पानी ज्यादा चाहिए। पर अगर आप
वीट के लिए जाते हैं या कोई दूसरी ऐसी क्रॉप के लिए जाते हैं, तो जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम है, तो डेफिनेटली जो कि आप जो ग्राउंड वाटर का जो एक्सप्लोइटेशन कर रहे हो वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। तो आप क्रॉप है जो कि वहाँ पर है जो क्या होता है, जैसे कि नर्मदा का है कि जब नर्मदा कैनाल का पानी है जो कि कमांड एरिया में डेवलप किया गया दिया गया है, तो उसमें एक रिटर्न लॉ है कि जो कोई भी खेडूत ये पानी नर्मदा पानी है जो क्या है कि अपने इरिगेशन में यूज करेगा, वो लोग हैं जो क्या है शुगर केन की खेती नहीं करेंगे क्योंकि वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन क्या है कि लार्ज स्केल अवेयरनेस फार्मर कम्युनिटी में होना चाहिए। को मालूम होना चाहिए कि कोस एंड प्रोस क्या है सी वाटर इंट्रूजन के, और इसका क्या नतीजा होता है। कई बार होता है 20 साल बाद भी किसने देखा, मुझे क्या है, अभी तो है चलो ले लूं, लेकिन आपकी जनरेशन को आगे जो कि फार्मर की जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन बाद में वो कर्ज करती है, अरे हमारे बाप जी ने ध्यान रखा होता तो आज ये प्रॉब्लम होती, आज सारी जमीन जो है क्षार से प्रभावित होगी, अभी कुछ भी नहीं हमारे पास में इनकम का सोर्स। सो मैनेजमेंट ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न एक काफी इंपॉर्टेंट है जी के एक एस्पेक्ट है। सो मॉडिफिकेशन ऑफ पंपिंग पैटर्न ऑलरेडी हमने बात किया। इंड्यूसिंग आर्टिफिशियल रिचार्ज ये भी हमने बात किया, जिसके अंदर मेन मेन चीज वही है कि हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ाना है। जब ज्यादा पानी एक्विफर में जाएगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो सी वाटर इंक्लूजन का जो है उसका प्रभाव उसको हम कम कर सकते हैं। देन ये इम्परवियस बैरियर की बात है कि जहां से इंटरफेस आता है पानी का सी वाटर का, वहां में जी के ट्रेंच खोद करके वहां जी के एक बैरियर बना देना है डैम जैसा, या चेक डाइक कहते हैं जिसको, तो ये पानी आगे नहीं आएगा। तो इधर जस्ट सेपरेशन हो गया पूरा का, बॉर्डर बना दिया एक तरह से, सो बैरियर से। तो ये होता है, बट क्या है कि काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। कोई एक जगह की तो बात है नहीं नदी की, आप पूरे कोस्टल ट्रैक की बात है, तो अगर आप बैरियर बनाना चाहे तो आपको मालूम पड़ा कि जो क्या है कि कितने डेप्थ में जाना और इसकी विड्थ वगैरह लोगे तो मालूम पड़ा है अरबों रुपए का खर्चा होगा। और देन इफ इसकी इफेक्टिवनेस कितनी रहेगी क्या है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। देन एक्सट्रैक्शन बैरियर और पंपिंग ट्रफ, ये है जी के एक अनदर मेथड है कि आप है जी के कि एक लीनियरिटी में है जो कि एक ही वेल लगाते हैं, और लीनियर वेल बनाने के बाद में जब हमें जो कि पानी इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसके अंदर है जो कि कि आपको ये ये है जो कि लार्ज स्केल में है जो कि वो करते हैं पंपिंग वेल्स निकालने, तो सी वाटर इंट्रूजन का जो प्रभाव जो है वो है जो कि उसको आप कम कर सकते हो। यानी कि क्या है कि जब ये जो यहाँ से सम टोटल मैं क्या बताना चाहता हूँ कि मान लो है जो कि सी वाटर का इंट्रूजन इस साइड से हो रहा है, आपने है जो कि एक एक्सट्रैक्शन बैरियर बना दिया, आपने है जो कि ये सारे पंप एक साथ में स्टार्ट किए, उसमें से पानी जो आ रहा है तो उसमें मालूम पड़ेगा कि पानी की क्वालिटी डेफिनेटली क्योंकि सी वाटर पास में, इसलिए उसकी क्वालिटी खराब है, तो आप है जो कि उस पानी को निकाल करके वापस पाइप से या ड्रेनेज से वापस इधर दरिया की तरफ भेज देते हैं और इसको निकालते रहते हैं। यानी कि ये जो पानी जो है ब्रैकिश वाटर है सैलाइन वाटर है, उसको हमने है जो क्या यहीं पे अरेस्ट कर दिया, पंपिंग करते रहे और उसको ये जो क्या वापस दरिया में छोड़ते रहे, ताकि क्या ये आगे एडवांस नहीं, तो अंदर का जो विस्तार जो है वो है जो सैलिनिटी की प्रॉब्लम से फ्री रहता है। अगर आप रो के अंदर है जो क्या है कि ऐसे एक्सट्रैक्शन वेल लगा देंगे जो कि एक्सट्रैक्शन बैरियर का काम करते हैं, कि एक इतना पंपिंग आप करें कि एक बैरियर बन गया, इसके आगे वो जा ही नहीं पाता है, तो इसको हम जो क्या है कि एक दूसरी तकनीक है जिसको हम जो क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन बैरियर कहते हैं, और जनरेटिंग पंपिंग ट्रफ बना दिया। तो एक ट्रफ बनती है हर वेल की, तो इससे एक पूरा पूरा आप मान लो जैसे कैनाल जैसा हो गया, उसके अंदर ये जो क्या है कि पानी को आप पंपिंग करके वापस उसको बाहर फेंक रहे हैं। इंजेक्शन बैरियर उसी तरह से आप पानी इंजेक्ट करो तो फ्रेश वाटर होगा, तो आप देखिए ये इंजेक्शन है जो ऊपर से दूसरे सोर्स से पानी लेकर के आपने इंजेक्ट किया, तो उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है। जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो फ्रेश वाटर है इसके कारण से जो कि सी वाटर का जो ये जो वेज है ये धीरे धीरे पुश होकर के वापस दरियाई विस्तार में चला जाएगा। तो ये इसको हम रिचार्ज बोलते हैं ग्राउंड वाटर का डेफिनेटली। और इस ढंग का जो इंजेक्शन बैरियर पर्टिकुलर देखो तो सौराष्ट्र में भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है,
आप डॉक्टर योगेश जाडेजा से इसके बारे में एलोबरेट डिस्कशन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने अभी ये जो कि मेरे ख्याल से पिछले 8-10 साल में उन्होंने एक काफी बड़ी ट्रेंच जो है इधर हर्षद से लेकर के इस साइड में आगे और इधर जामनगर साइड भी ऑल्सो उन्होंने काफी डीप ट्रेंच बनाया है। और डैम से जो है फ्रेश वाटर उसमें छोड़ा जाता है और वो है जो कि रिचार्ज का काम करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि इंजेक्शन बेरियर, कि इससे पानी है जो कि वेल की जगह आप है जो कि ट्रेंच है, और ट्रेंच से रिचार्ज हो रहा है। इसके अंदर जो पानी वेल से होता है उसमें वो ऐसी ट्रेंच है, ट्रेंच से पानी है जो कि रिचार्ज होता है, उससे कारण से एक्विफर में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है। और एज रिजल्ट क्या है, प्रोसेस सेम रहता है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ने से सी वाटर का जो मेज है वो सी की तरफ दोबारा है जो कि पुश हो सकता है। तो ये एक दूसरा एक रिमेडिएशन से जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एडॉप्ट किया है। ऑफ कोर्स सर्टन प्लेसेस में है जो क्या है कि उसकी इफेक्टिवनेस है, सर्टन प्लेसेस में नहीं है। क्यों नहीं है, वो सब्जेक्ट मैटर है इन्वेस्टिगेशन का, और अभी है जो क्या है कि हम उसको ज्यादा एलोबरेट डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सेफ फील्ड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी हमने बात किया है कि इसके लिए आपको एक्विफर का कैरेक्टरिस्टिक्साइजेशन करने के बाद में आपको पंपिंग करना है, किस रेट पे आप पंपिंग करोगे, और उस पंपिंग के कारण से ये क्या है कि ये अपकोनिंग जो होता है ये एक्विफर का, तो ये अपकोनिंग है जो क्या है कि किस रफ्तार से किस टाइम के हिसाब से जो क्या है कि वो होता है। तो स्टेज आएंगे, एक स्टेज हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, तो टाइम एंड ये, तो इसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन वेल्स एंड पंपिंग वेल लगा करके आप जी क्या है, और बाद में आप एस्टेब्लिश कर सकते हो कि सेफ फील्ड क्या होगा। यहाँ कहा कि भाई है जो इतने घंटे पंपिंग करें, इस रेट से डिस्चार्ज का ये रेट होगा, तभी है जो क्या है, हम इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर कुछ अलग इश्यूज है कि जो मन में आते हैं कि भाई आपने इतना तो बोल दिया, लेकिन है जो कि फिर भी कुछ चीजें होती है कि हमें मालूम नहीं पड़ता है कि पानी के अंदर है जो सैलिनिटी जो है, कि हमने बोला कि ये सी वाटर का इंट्रूजन हो गया, तो उसको कैसे मालूम करें। तो हम जो सैंपलिंग जो करते हैं ग्राउंड वाटर की, सीजनल सैंपलिंग होती है, पोस्ट मानसून हो गया, प्री मानसून हो गया, और उससे पहले जनवरी फरवरी में जब वाटर की डिमांड ज्यादा होती है ग्राउंड वाटर की, तो सैंपल का जब हम केमिकल एनालिसिस करते थे, मैं बात कर रहा था मेजर केटायन मेजर एनायन, तो सोडियम और क्लोराइड जो है ये मेजर केटायन और एनायन था। और सोडियम और क्लोराइड का प्रमाण जो है वो दरिया के पानी में ज्यादा होता है, और जबकि हमें जो क्या जो जमीनी विस्तार का जो ग्राउंड वाटर है उसमें हम देखें तो मैग्नीशियम का प्रमाण है जो क्या है कि सोडियम के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो अभी सोडियम और क्लोराइड को हम जब लैब में है जो क्या है प्रयोगशाला में इसकी क्वांटिटी मेजर करते हैं केमिकल एनालिसिस करके, तो उसका जो रेशियो है वो क्लोराइड के साथ में है जो क्या है प्लॉट करते हैं। तो ये है सोडियम क्लोराइड रेशियो अगर लेस देन और इक्वल टू 0.557 है, लेस देन और इक्वल, इससे ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इससे नीचे है तो वो इंडिकेट करता है कि ये जो एक्विफर है उसमें सी वाटर इंट्रूजन हुआ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्या है कि एक तरीका है मालूम करने का कि कौन से एक्विफर में सी वाटर इंट्रूजन हुआ, यानी कि आप उसकी सैंपलिंग कर रहे हैं। सैंपलिंग करने के बाद में है जो क्या है उसे केमिकल एनालिसिस करते हैं। केमिकल एनालिसिस में आपको मिलता है सोडियम मिलता है, क्लोराइड मिलता है, यानी कि मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से कितना है, और उसका रेशियो, और क्लोराइड के अगेंस्ट में आप है जो क्या है इसको जब प्लॉट करते हैं तो वो आपको मिलेगा कि भाई क्या है, तो 0.557 से नीचे अगर है, कम है, तो इस केस में ये भी है जी कि हमारे डॉक्टर सजीना के एरिया का ये उदाहरण है। तो आप देखेंगे यहाँ पर है जी कि 2-3 वेल जो हैं ये डायरेक्ट सी वाटर इंट्रूजन से प्रभावित है एक्वीफर पर्टिकुलरली। तो इससे हमको मालूम पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है। इसी तरह से मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, मैंने मैग्नीशियम की भी बात की आपसे, तो इसमें है जो क्या है कि मैग्नीशियम और क्लोराइड का रेशियो, और क्लोराइड के साथ में जब हम प्लॉट करते हैं तो इसका है जो इंडिकेशन है कि मोर देन 0.05 इक्वल, और मोर देन 0.05 अगर है तो एक्विफर जो है वो सी वाटर इंट्रूजन से प्रभावित है। अभी ये जो क्या है कि क्योंकि सी लेवल राइज की बात करते हैं, अभी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है वगैरह,
तो गाइवन हर्ट्जबर्ग का रिलेशन जो लेते हैं उसमें हमें मालूम है कि जो अल्टीट्यूड जो है उसका ग्राउंड वाटर का उसका 40 टाइम डीपर है जो कि इंटरफेस होता है। 1 मीटर हाइट ऑफ फ्रेश वाटर अबव सी लेवल है, शोर्स 40 मीटर ऑफ फ्रेश वाटर बिलो सी लेवल। वही चीज 40 HF की जो बात करें जेड इक्वल टू वो चीज है। सो लाइकवाइज 0.5 मीटर राइज इन सी लेवल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज वुड कोस, यानी कि अगर 0.5 मीटर सी लेवल में चेंजेस होती है ग्लोबल वार्मिंग के कारण से, तो इट वुड कॉस्ट 20 मीटर रिडक्शन इन फ्रेश वाटर थिकनेस। आप सोच लो कितना है जो, यानी कि 50% रिसोर्सेज जो फ्रेश वाटर के हैं वो एरिया खत्म हो जाएंगे अगर दरिया का लेवल जो है 0.5 मीटर बढ़ता है। तो अगर 0.5 से 1 मीटर बढ़ता है तो आप समझिए क्या होगा, खत्म हो जाएगा। कंसिडरिंग दैट 1 मीटर है तो उसके हिसाब से, सो अकॉर्डिंगली टू यू। सो ये क्यों जरूरी है कि हमें मालूम है कि जिस ढंग से अभी मौसम में है, क्लाइमेट में जो बदलाव हो रहे जो हम देख रहे हैं, कोई कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है, कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो फ्लड को विटनेस नहीं कर रहा है। हर एरिया में फ्लड्स है। अभी विंटर एरिया आप देखेंगे, सीवियर विंटर आएगा तो कितना स्नोफॉल होता है अलग अलग कंट्रीज वगैरह में। इवन सऊदी अरेबिया जो एरिया डेजर्ट एरिया है, नाउ दे स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग द फ्लड्स एंड दे स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग द स्नोफॉल आल्सो, ओले गिरना और ये सब। तो ये जो इतने जो जलवायु में बदलाव जो हो रहे हैं ड्रास्टिक, वो एक ही सिंगल फैक्टर है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस जो बढ़ रही है वायुमंडल से, उसमें एकाएक है जो क्या है कि अर्थ का जो औसत तापमान है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। ऑलमोस्ट एक डिग्री के आसपास बढ़ गया, और वो इस बढ़ोतरी के कारण से जो ध्रुवीय प्रदेश की जो बर्फ है, जो पहाड़ों में जो ग्लेशियर से वो बर्फ है, वो सब पिघल रही है, और पिघलने के कारण से जो क्या है कि वो दरिया के उसमें हिस्सा बन रही है, जिससे दरिया का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अगर है जो क्या है कि हम फ्यूचर देखें तो सी लेवल में जो सी वाटर इंट्रूजन का जो प्रॉब्लम है वो टाइम के साथ में काफी सीवियर होने वाला है। यानी जो कोस्टल पॉपुलेशन जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाली है। तो इसके बहुत सारे सीनियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 93 95 में किए थे 0.5 मीटर बढ़ेगा तो कोस्टल एरिया में क्या इम्पेक्ट होगा, 1 मीटर होगा तो क्या होगा, 1.5 मीटर होगा तो क्या होगा, कितने स्ट्रक्चर्स आएंगे, कितने ग्राउंड का वॉल्यूम कंटेमिनेटेड हुआ, रिवर के थ्रू जो टाइडल इंग्रेस होता है उसके कारण से कितना पानी का प्रभाव है जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के ऊपर इफेक्ट होगा, कितनी एग्रीकल्चर लैंड उसमें जाएगी। तो आप सोचिए कि इट इज गोइंग टू बी ए क्या बोलते हैं कि कोलोसल इफेक्ट एकदम से, कि जो आगे भविष्य में आगे वाली जनरेशन जो देखने वाली है। सो ये टेम्परेचर रिलेशनशिप है, रिचार्ज इन मिलीमीटर पर डे इन द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा। तो आप देखिए इसके अंदर, आप देखिए कि इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर ग्रीन हाउस से बढ़ने वाला है, estimated the temperature of the earth will rise about 1.4 to 5.8 degrees Celsius due to greenhouse effect। तो उसी हिसाब से रिचार्ज है जो कि अकॉर्डिंगली इट इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड, यानी कि सम टोटल द वाटर रिसोर्सेज जो है वो एडवर्सली अफेक्टेड होंगे उसके कारण से। सो हाउ कैन सॉल्वेंट बी अवॉइडेड, व्हाट टू डू। तो ये कुछ चीजें हैं जो बेसिकली जो कि हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है पहले। तो यही है कि वाटर टेबल है, आपने इसमें से पानी निकाला, फ्रेश वाटर है जो क्या है कि रेस्ट्रिक्टेड हो गया, सी वाटर है जो क्या है उसका इंट्रूजन हो रहा है, तो ये स्टेज आती है कि नाउ इट इज स्टार्टेड यील्डिंग द इंट्रूजन। सो ये एडवांसमेंट ऑफ एक्वीफर के अंदर सी वाटर इंट्रूजन है। फिर पंपिंग एंड इंजेक्शन की बात करते हैं तो आपने जी के दूसरा वेल लिया, फिर इसमें इंजेक्शन डाला तो इंजेक्शन बैरियर बनाएगा ये। तो ये देखिए इंजेक्शन बैरियर होने से है जी क्या है कि जो सॉल्ट वाटर जो का वेज है वो आइसोलेट हो गया, इसको आप पंपिंग करके बाहर निकाल सकते हैं और इसको रेस्टोर कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली चीज ये है कि रिचार्ज की बात कर रहे हैं हम। सो रिचार्ज होगा, और है जी क्या है कि आप उसको कर सकते, पर ये सब क्या लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं इनफेक्ट। ये रिचार्ज वेल है, ये प्रोडक्शन वेल्स है। सो
इस ढंग से आप है जो क्या है कि उसको इरिडिकेशन कर सकते हैं, या उसका सी वाटर का इनफ्लो, इसका जो वेज है उसके माइग्रेशन या इसके मूवमेंट को आप चेक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड प्रोडक्शन वेल के पहले है जो क्या कोस्ट की तरफ आप है जो क्या है कि रिचार्ज वेल डालें, और बाहर से एक्सटर्नल वाटर सप्लाई से आप है जो क्या है कि ग्राउंड वाटर सिस्टम को रिचार्ज करें, तो ये रिचार्ज होने से इसका है जो क्या दो फर्क पड़ेगा। एक तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेंटेन रहेगा, दूसरा इसके प्रेशर होने के कारण से सी वाटर का जो वेज जो है उसको आप है जो क्या अरेस्ट कर सकते हैं एक जगह। ये रिकमेंडेशंस अगेन वही चीजें जो हम ऑलरेडी अजय के अभी तक बात कर रहे थे, सो डजंट मेक एनी सेंस इन दैट। सो विद दिस आई कंक्लूड द टॉपिक ऑन सी वाटर इंक्लूजन। ऑफ कोर्स टाइम जरा ज्यादा ले लिया है मैंने इसके अंदर। सो एनी क्वेश्चंस, दे आर मोस्ट वेलकम। नमस्ते सर, एक प्रश्न था कि जो वैश्विक जो सिनारियो आपने दिखाया, जिसमें आपने 4 कलर में दिखाया था कि ब्लू, रेड, व्हाइट, तो उसमें एक एरिया जो उसमें ऐसा दिखा कि आसपास सारे रेड है, फिर भी उसमें थोड़ा सा पोर्शन जो है व्हाइट दिखा रहा है, तो उसमें क्या ये चांस है कि जो व्हाइट पोर्शन है वो भी धीरे धीरे रेड हो जाएगा, या फिर वहां पर क्या ऐसा है कि वो व्हाइट अभी तक बना हुआ है? देखिए वो आपने ग्लोबल सिनेरियो देखा है, ठीक है ना। हाँ। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल हमारे गुजरात का या वेस्टर्न इंडिया का देता हूँ, ठीक है। अभी उसमें जो क्या है कि ये जियोलॉजी जो एज ए फैक्टर की बात करते हैं, जियोलॉजी वाटर के कॉन्टेक्स्ट में हाइड्रोजियोलॉजी हो जाता है, तो खड़कों की परिस्थिति उन विस्तार में क्या है उसके हिसाब से जो क्या है उसके अंदर पानी का जमाव होता है, और वो कैपेसिटी के हिसाब से लोग बाग जी का उसको एक्सप्लोइटेशन करते हैं। तो कुछ एरिया में ऐसा होता है कि जहाँ बीच में, जैसे कि हम ले रहे हैं कि गुजरात के अंदर आप ले, तो आप देखेंगे कि सौराष्ट्र और कच्छ जो है रॉकी विस्तार है, ठीक है। इधर गुजरात में इस साइड में जाए तो पालनपुर जो है आपका, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वडोदरा डिस्ट्रिक्ट ले लो, ईस्टर्न पार्ट ऑफ सूरत डिस्ट्रिक्ट ले लो, ये सभी रॉकी एरिया है। और इसके बीच में आपका क्या है, गुजरात एलुवियल प्लेन है, ठीक है। तो आप उसको लें तो फ्यूचर की अगर बात करते हैं, अच्छा यहाँ तो ऑरेंज है और ये वाला ब्लू दिखा रहा है, यानी कि उसकी खड़कों की परिस्थिति ऐसी है कि वहाँ ग्राउंड वाटर की कंडीशन अलग है, वहाँ पानी अच्छी मात्रा में मिलता है। तो वहाँ जो प्रॉब्लम आएगी वो थोड़ी देर से आएगी बनिस्पत की बाजू के विस्तार के अंदर। तो उसी हिसाब से ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी वही है, कहीं पे ब्लू दिखा दिया और बीच के अंदर है जो चारों ओर है जो कि आपका ऑरेंज है या रेड है, तो वो खड़कों की परिस्थिति और वहाँ के हाइड्रोजियोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से जो कि उसको डिवाइड किया हुआ है। तो और एक पूछना था, हाँ पूछिए। बेंगलोर और चेन्नई का जो आप उदाहरण दे रहे थे, तो वहां पर बेसाल्ट है, हार्ड रॉक है, तो हाँ क्या, हाँ, तो क्या ये एक कारण माना जा सकता है कि वहां पर पानी की अभी इतनी दिक्कत हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए बेसाल्ट हो या ग्रेनाइट हो, ये जो रॉक्स में जो क्या इनमें भी पानी मिलता है, ऐसा नहीं कि पानी नहीं मिलता है। वो महाराष्ट्र में भी तो बेसाल्ट ही है, पूरी की पूरी पानी मिलता है वहां भी। तो पानी कहाँ मिलता है, वो है जो क्या है कि उसका जो वेदर्ड जोन जो होता है उसमें मिलता है, या नीचे जो फ्रैक्चर सिस्टम होता है फ्रैक्चर में मिलता है पानी, इससे ज्यादा नहीं मिलता। तो अभी ये जो क्या है कि ये जो चेन्नई बैंगलोर की जो बात है, ये सब क्या मेट्रो सिटीज है। मेट्रो सिटीज होने से मतलब क्या है कि पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है कम एरिया में। सो पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। दूसरा आपके जो क्या है कि क्योंकि वो वहां पर है जो क्या इंडस्ट्रीज है, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस होते हैं लाइवलीहुड के, तो माइग्रेशन भी उसी हिसाब से। तो हर साल है जो क्या है कि आप देखेंगे 8 to 10% ऐड होते हैं वहाँ की पॉपुलेशन में। तो रिसोर्सेज जो है उसकी हर साल बढ़ती है। फिर वो कोई सा भी रिसोर्स ले लो, वाटर ले लो, एनर्जी ले लो, या फूड सिक्योरिटी की बात करो, हर चीज रिसोर्स, पर हर एरिया की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो जब है जो क्या है कि किसी एरिया की कैरिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो आपको है जो क्या होता है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन। क्योंकि
अभी एक्यूफर की बात करते हैं, एक्यूफर है जो क्या है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी उतने उससे ज्यादा डिमांड है, तो आप ओवर एक्सप्लोइटेशन करोगे। अब ओवर एक्सप्लोइटेशन करोगे तो एक स्टेज आएगी कि आपको वो पानी, क्योंकि हर साल तो बारिश नहीं होती ना उतनी। आपका जो है जो ग्राउंड वाटर सिस्टम है वो टोटली है जो कि मानसून डिपेंडेंट है। और मानसून डिपेंडेंट होने के कारण से क्या होता है कि अगर बारिश ज्यादा है तो भी उसी प्रमाण में रिचार्ज होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिचार्ज भी है जो है खड़कों की परिस्थिति के ऊपर होते हैं। ऐसा तो है नहीं बहुत ज्यादा बारिश गिरी तो बहुत ज्यादा पानी अंदर, कोई पाइपलाइन तो लगी हुई नहीं है वहां पर नीचे अंदर। तो उसी हिसाब से है जो क्या है रिचार्ज होता है। लेकिन रिचार्ज के कंपेरिजन में जब रिसोर्सेज कम है और डिमांड ज्यादा है तो ओवर एक्सप्लोटेशन होता है। उसी कारण से जो क्या है कि अगर इसी रेट से चलता रहा तो प्रोजेक्शन है कि 2025 2027 में ये एरिया ऐसे हैं वनरेबल है जहाँ के पानी की एक्यूट शॉर्टेज हो सकती है। और ये शॉर्टेज कई कारण से, रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है, और दूसरा कि जहां पर है जो क्या है कोस्टल एरिया जो रिसोर्सेज है वहां पर है जो क्या है सी वाटर इंट्रूजन से कंटेमिनेशन हो गया। ड्रिप इरिगेशन ऑफ कोर्स उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, लेकिन अगर आप क्रॉप मैनेजमेंट की बात करते हैं कि क्रॉप मैनेजमेंट से वहां की कंडीशन को देखते हुए जो क्या है कि आप और पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको कौन सी क्रॉप है जो क्या है कि लेनी चाहिए, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है बनस्पत की है जो क्या है कि ड्रिप इरिगेशन। ऑफ कोर्स ड्रिप इरिगेशन मैंने बोला 60 to 70% वॉल्यूम ऑफ वाटर यू आर सेविंग इन दैट, वो भी एक सेव ही है। तो यानी कि आप जो ओवर एक्सप्लोइटेशन कर रहे हो उसको आप है जो क्या है उस प्रोसेस को काफी हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं। तो वो एक एक दूसरे के पूरक है बेसिकली। आप हाथ इधर से बढ़ाओ इधर से बढ़ाओ। कोई सवाल और किसी को? एनीवे आप उनको यू कैन गिव माय ईमेल आईडी ऑल्सो, किसी को है जो कि इन पर्सन कोई क्वेश्चन पूछना है वांट टू कम्युनिकेट दे आर फ्री टू कम्युनिकेट जी विद द सर। बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। मैं जो उसका जरूर जवाब दूंगा, ठीक है ना। जी नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम जब आपका भोज का प्लान करेंगे सबके साथ इन पर्सन इंटरेक्शन ही हाँ, रखेंगे। it's unfortunate, but last week I was in भुज पर आप हाँ। लोगों से मिलना नहीं हो पाया। नहीं, अभी हर महीने आपका प्लान करेंगे देखते अनुकूलता हैं। के हिसाब से, तो बिल्कुल तो ये रहेगा। बट सर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा सबको, और किसी के चेहरे पे थकान दिख नहीं रही है, तनाव दिख नहीं रहा था, मैं वो ऑब्जर्व कर रहा था। तो मतलब काफी हद तक लोगों ने अच्छे से डाइजेस्ट किया है। अगर कुछ रह जाता है डेफिनेटली जो आपने बोला कि आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर भी दे देंगे, तो जब भी उनको कुछ कंफ्यूजन है तो वो बात करेंगे ऐसे। और हमने रिकॉर्ड भी कर लिया है पूरा, तो मतलब कभी भी कुछ है तो रिफर भी कर पाएंगे इसके जरिए। बट थैंक यू वेरी मच। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आपने पूरा 1.25 घंटा पूरा अच्छे से लेक्चर लिया और एक एक चीज को अच्छे से धीरे धीरे समझाया। तो आई होप के सब लोगों के दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से ये पेनेट्रेट हुआ होगा। और मैं भी यही आशा रखता हूँ। एक्चुअली जी ये जी बिल्कुल। कि आप सभी समझ सकते हैं सब साइंटिफिक कंटेंट होता है, और लैंग्वेज का इसके ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट रहता है। मैंने कोशिश किया है हिंदी में समझाने का, पर क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंग्लिश के फ्लो में जो बोल सकते हैं, जितना कंटेंट आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं वो हिंदी में या गुजराती में या मिक्स मीडियम में करना काफी मुश्किल होता है। फिर भी मैंने नहीं प्रयास किया। आशा नहीं रखता हूँ कि आप लोगों को ये जो क्या है कि समझ में आया होगा। तो इसके अलावा भी कभी जैसे मैंने अभी बोला वैसे आप आर ऑलवेज फ्री, कभी भी आप जो क्या है मेरे को ईमेल लिख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड मेरे पास में जो भी संसाधन होंगे इट विल बी मेड अवेलेबल, इतना मैं एश्योरेंस करता हूँ। जी शैलेश है सर। क्या पीछे? हाँ शैलेश है ना, अभी शैलेश को ही बोलने वाला था हाय कि शैलेश, કેમ હા છો? નમસ્કાર બસ મજામાં इसको મજામાં ને બસ મજામાં જ રહો। इसका आभार विधि व्यक्त करने के लिए इसको ही बोलने वाला था, शैलेश को ही मैं। સર એક अरे લાઈન आभार आभार तो ठीक है समझे, हाँ ऐसा कुछ नहीं, इट्स पार्ट ऑफ माय ड्यूटी। मेरे को भी प्लेजर एक मिलता है कि स्टूडेंट कम्युनिटी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और क्या है इससे बेस्ट और क्या है। सो आई एम थैंकफुल टू एक्ट एंड द कच्छ यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली सेंटर फॉर वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट एंड मैनेजमेंट फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स एंड यू पीपल, एंड आई होप नेक्स्ट टाइम ऑल्सो वी विल बी इंटरेक्टिंग on a continuous basis. Thank you very much. तो सर एक छोटा सा परमिशन आपका चाहिए था। हेलो सर दे दिया परमिशन यार तुझे। ठीक है
दे दिया। थैंक यू सर। बिना जिक्र किए। जी सर, थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी, मेरा वीडियो इधर से पता नहीं क्या हुआ, मेरी शक्ल नहीं देख पाते आप लोग। मैं आपको आपकी फोटो दिखा दूंगा बच्चों को, ये जो ओके। हमारे साथ बच्चे, फोटो दिखा दूंगा। कुछ लोग जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं भी जानते होंगे, तो फोटो हाँ, मैं तो डेफिनेटली दिखा। भारतीय, आप लोगों को जानता हूँ, पीछे तो आई डोंट नो। हाँ, एक भारतीय जानती एनीवे। है, गीता जानती है, बाकी नहीं जानते हैं। हाँ, जी सर, थैंक यू चलिए, सर। जी सर। ओके, थैंक यू ओके। वेरी मच, बाय।